नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा आपका। आज हम बात करेंगे संसद में वित्तीय कामकाज की। संसद के दोनों सदनों में भले गतिरोध की स्थिति बनी हुई है, लेकिन इस गतिरोध के बीच भी संसद के दोनों सदनों में आगामी वित्त वर्ष के बजट की प्रक्रिया पूरी हो गई। वित्त विधेयक 2023 पारित हो गया। जम्मू कश्मीर के सामान्य बजट अनुदान की अनुपूरक मांगें और उससे संबंधित विनियोग विधेयक भी पारित हुआ। वित्त विधेयक 2023 को सदन के विचारार्थ और पारित करने के लिए प्रस्तुत करते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने कहा, कुछ हितधारकों से सुझाव मिले हैं कि सरकारी कर्मचारियों की राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में सुधार होना चाहिए। इस सुझाव को देखते हुए उन्होंने वित्त सचिव की अध्यक्षता में एक समिति बनाने का प्रस्ताव रखा। राज्यसभा में वित्त विधेयक पर चर्चा के लिए 10 घंटे निर्धारित किए गए थे। इसी प्रकार लोकसभा में भी अनुदान मांगों और वित्त विधेयक पर चर्चा के लिए समय निर्धारित किया गया था, लेकिन चर्चा नहीं हो पाई। मंगलवार को भी दोनों सदनों की कार्रवाई नहीं चल पाई। बहरहाल बजट सत्र का महत्वपूर्ण काम वित्तीय कामकाज था और दोनों सदनों से बजट संबंधी प्रक्रिया पूरी हो गई। इसलिए मुद्दा आपका में वित्तीय कामकाज की बात करेंगे। चर्चा करने के लिए खास मेहमान मेरे साथ इस समय स्टूडियो में मौजूद हैं। लोकसभा सांसद हसनैन मसूदी साहब हमारे साथ इस समय स्टूडियो में हैं। हसनैन साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है संसद टीवी पर। साथ ही हम बात करेंगे राज्यसभा सांसद निरंजन बिशी जी से। निरंजन जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है संसद टीवी पर। और वरिष्ठ पत्रकार रामनारायण श्रीवास्तव जी भी इस समय स्टूडियो में मौजूद हैं। रामनारायण जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है संसद टीवी पर। लेकिन हसनैन साहब, शुरुआत मैं आपसे करूंगा। संसद का बजट सत्र 2 चरणों में हुआ। पहला चरण खत्म हुआ, दूसरा चरण चल रहा है बजट का। इसमें वित्तीय कामकाज जो था वो लगभग सदन ने पूरा कर लिया। वित्तीय कामकाज से क्या तात्पर्य होता है और क्यों महत्वपूर्ण रहता है ये? देखिए, ये जो बजट पास होना था, ये तो एक बड़ा इम्पॉर्टेंट एक काम है और वो काम हुआ जी। तो एक बजट पास हुआ और बजट पर, लेकिन एक बात ज़रूर रहा, बजट ठीक है तो एक ग्रोथ का एक संदेश देता है। जो 45 लाख करोड़ रुपए का एक बजट है, जो कि पिछले साल के 41 लाख करोड़ से ज़्यादा है जी। 4 लाख करोड़ ज़्यादा है। और कैपिटल एक्सपेंडिचर में भी 33% की जो प्रपोज़ किया गया, 33% का ज़्यादा इजाफा किया गया। तो पहले कोई 7 लाख करोड़ के करीब हमारा तो कैपिटल एक्सपेंडिचर था, लेकिन इस साल अब ये 10 करोड़ बन गया। तो उसका मतलब है कि 7% के आसपास हमारा जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो रहेगा। तो ये सारे आंकड़े जो हैं स्टैटिस्टिक्स से, ये बड़ी ही संतोष वाली है, बड़ी हम इस पर सेटिस्फाइड हैं। तो मजमूई तौर पर तो कंट्रोल में रखा गया। जो हमारा डेफिसिट है वो भी कंट्रोल में, मुझे लगता है 6% से कम रहेगा जी। लेकिन 2 चीज़ें रही। एक चीज़ है कुछ जो इसमें विभाग है, जिस पर हम चर्चा करेंगे, तो कुछ शोबे ऐसे हैं जिनमें हमें एक एरिया ऑफ कंसर्न है कि उनमें वो तवज्जो नहीं मिली जो तवज्जो होनी चाहिए थी। जबकि महत्वपूर्ण हमारा रेलवे है, उसका कोई 2.5 लाख करोड़ के करीब एक बजट जी एलोकेशंस की ये तजवीज़ है जो ये पास भी हुई। और इसी तरह एजुकेशन पर जी 1,13,000 करोड़ की जो है, जो हमारा एलोकेशन आउटले है, वो 1,13,000 करोड़ का है। जो एजुकेशन भी बड़ा एक इम्पॉर्टेंट शोबा है जिसमें ये होना चाहिए था। लेकिन इसके साथ साथ 2 चीज़ों की मैंने आपसे गुजारिश की कि 2 चीज़ों की एक कसक है। एक कसक एक बहस नहीं हो पाई जी। देखिए, हम सब जब आते हैं तो पहला जो हमारा सेगमेंट था बजट का, जो पहला हिस्सा था, उसमें हमें बजट के पेपर्स दिए गए और बीच में एक इंटरवल दिया गया। इंटरवल में ये कहा था कि ताकि हम पढ़ लें और अपना अप्लाई करें, अपना माइंड करें, उसका पूरा देखें कि पिछले साल की तुलना में क्या हमारी चैलेंजेस थे, क्या वो चैलेंजेस पूरे हुए, क्या उनका प्रावधान किया गया है। और उसके बाद हम तैयारी करके आ जाएं और दूसरे हिस्से में हम इस पर बहस करें जी। हम निशानदेही करें कि कहाँ कहाँ कमियाँ रह गई है, हम बधाई दें सरकार को कहाँ कहाँ उपलब्धियाँ हुई है और उपलब्धियों का हमें आशा है, उम्मीद है। तो लेकिन वो बहस जो हो नहीं पाई, ये एक विषय है, एक एरिया ऑफ कंसर्न है, तो वो होनी चाहिए थी। एक कितने मामले हैं जो हमारा यूनियन बजट है, इसके में कितने हर कोई कहाँ से लोग आते हैं,
अपने जहन में सवाल लेकर और ये कह के कि अपनी बजट में जो हम चर्चा में डिबेट में जो हिस्सा लेंगे तो सरकार पर वाजे करेंगे कि शायद इस एरिया में आपकी तवज्जो कम हो गई जी। और लेकिन दूसरा एरिया जो है कंसर्न का वो है कि कुछ एरियाज़ में कुछ मामलों में बजट में वो नहीं है जो उम्मीदों के मुताबिक जो हमारी उम्मीदें थी। जैसे हमारा जी अब देखेंगे पहले पोषण है हमारा जो वीमेन का है, वीमेन डेवलपमेंट का है, या जो हमारी ख़वातीन के बारे में जो हमारी बजटरी अलोकेशंस होती हैं, आउटले होता है, उसमें हम देख रहे हैं कि 12,800 करोड़ से नीचे ये 11,600 करोड़ आ गया। ICDS में कमी आ गई, तो सोशल वेलफेयर में कोई 9,652 से नीचे। हसनैन साहब, आप जम्मू कश्मीर के बजट की बात कर रहे हैं? जम्मू कश्मीर जी, नहीं ये नहीं यूनियन की बजट कर रहा हूँ। जो यूनियन में हमारा सोशल सेक्टर में कहीं कहीं हमारी एजुकेशन में, जैसे मैंने पहले ही कहा कि एजुकेशन में एक अच्छी खासी आउटले दी गई है जो पिछले साल के मुकाबले बहुत ज़्यादा है। और क्योंकि अब जो हम अभी आगे बहस में करेंगे स्कीम्स के बारे में, जो नई स्कीम्स है, लेकिन कुछ एरियाज़ को किसी वजह से उसमें जैसे नरेगा का है 73,000 करोड़ से नीचे 66,000 करोड़ आ गया। ये सही है कि डिमांड ड्रिवन है ये, लेकिन जो रूरल एरियाज़ में है यही तो एक वसीला है कि हमारी जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने का है जी। तो जो एम्प्लॉयमेंट गारंटी है, तो इसी तरह हम देखेंगे कि जो हमारा नेशनल लाइवलीहुड मिशन है उसमें भी उसमें भी कमी हुई, तो आत्मनिर्भर रोज़गार योजना है उसमें भी कमी हुई, तो नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम में भी कमी हुई जी। तो इन बाकी, जैसे मैंने पहले ही आपसे कहा कि रेलवे और एजुकेशन की मैंने बात की, और बाकी भी जो हेल्थ में है, बाकी में जो भी बढ़ोतरी की गई, लेकिन इन एरियाज़ में सोशल सेक्टर में किसी वजह से जी। जाहिर सी बात है, अगर सदन में चर्चा होती, वित्तीय कामकाज पूरा हो गया महत्वपूर्ण दोनों सदनों से, लेकिन अगर इस पे चर्चा होती, क्योंकि राज्यसभा में भी समय करीब 10 घंटे का निर्धारित किया गया था वित्त विधेयक पर, और लोकसभा में भी अनुदान मांगों पे चर्चा के लिए और वित्त विधेयक के लिए समय निर्धारित किया गया था। अगर इस पे चर्चा होती तो बात चाहे जम्मू कश्मीर के बजट की हो या केंद्रीय बजट की हो, पक्ष और विपक्ष दोनों से सुझाव भी आते, सवाल भी आते, चर्चा होती। निरंजन जी, आप कैसे देखते हैं जो वित्तीय कामकाज सदन का हुआ है? जाहिर तौर पे सरकारी आर्थिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण कामकाज हुआ है, सदन ने किया, उसको पारित, दोनों सदनों से पारित हो गया। आपका क्या कहना है? ये हमारा अमृतकाल की जो बजट है पास तो हो गया, लेकिन जो फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में यूनियन बजट पास हो गया, लेकिन डिस्कशन नहीं हो पाया। लोकसभा में नहीं हुआ, राज्यसभा में डिस्कशन नहीं हुआ, लेकिन बजट पास हो गया। तो हमारा भी उम्मीद था जो रीजनल पार्टीज़ का बजट में डिस्कशन करने का, एजुकेशन में, हेल्थ में, रूरल डेवलपमेंट और एग्रीकल्चर में, हैंडीक्राफ्ट, आर्ट में, कल्चर में, टूरिज़म में, वुमेन एम्पावरमेंट जो बोलते हैं, SHG ग्रुप, और मिशन शक्ति हमारा उड़ीसा में गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा मिशन शक्ति किए हैं, और अबव 70 लाख जो महिलाएं अभी SHG ग्रुप से, जिसको 5 लाख तक बिना इंटरेस्ट में देते हैं, लोन देते हैं हमारा उड़ीसा सरकार, माननीय मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी। और उसके बाद जो बिजू स्वास्थ्य कल्याण योजना में वोमेन को 10 लाख का देते हैं फाइनेंशियल असिस्टेंस, और मेल को 5 लाख देते हैं। तो जो बिजू स्वास्थ्य कल्याण योजना में हेल्थ सेक्टर में भी हमारा उड़ीसा के लिए बजट में बढ़ोतरी चाहिए, हेल्थ सेक्टर में ज़्यादा चाहिए। और वुमेन एम्पावरमेंट, जो अभी 50% वुमेन है हमारा देश में या हमारा स्टेट, एवरी स्टेट में, तो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए बजट का प्रोविज़न रखना चाहिए, ज़्यादा और ज़्यादा रहना चाहिए जितना अभी है। तो ये जो जनरल बजट हुआ, रेलवे बजट हुआ, तो सदन में डिस्कशन नहीं हो पाया। लेकिन देखो हमारा भारत जो बोलते हैं हम, हमारा अमृतकाल में बजट पास हुआ, तो लोग क्या सोचेंगे कि देखो मेरा भारत, पार्लियामेंट में ऐसा हुआ, सदन में नाइदर लोकसभा नॉर राज्यसभा में ये बजट का डिस्कशन हो पाया। इसीलिए जितने भी हम मान्यवर संसदगण हैं, सबके मन में थोड़ा असंतोष है। सब चाहते थे कि बजट में
डिस्कशन हो और कुछ डिसीजन हो, बजट का प्रोविज़न हो, तो लेकिन नहीं हो पाया। फिर भी जो हमको अभी 7% जीडीपी बढ़ा है और 45 लाख करोड़ का बजट पास हुआ है, उसको हमको आशा करेंगे कि इंडिया का विकास हो। सारे विश्व देख रहा है इंडिया का विकास, तो हमारा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात जो है अभी, और शेड्यूल ट्राइब डेवलपमेंट, शेड्यूल कास्ट डेवलपमेंट, वोमेन डेवलपमेंट और यूथ मास जो है उसका डेवलपमेंट अभी करना है हमको। और विशेष करके जो आदिवासी है और शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी है हमारा 25% इन इंडिया, तो उसके लिए बजट प्रोविज़न, स्पेशल बजट प्रोविज़न होना चाहिए। और हमारा जो पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स है, पीबीटीजी जिसको बोलते हैं, वो मांगकिड़िया है, बंडा है, जिसका धीरे धीरे जनसंख्या कम होता जा रहा है, तो उसका डेवलपमेंट के लिए स्पेशल बजट प्रोविज़न होना चाहिए। ये हम तो जी बिल्कुल निरंजन जी थे, लेकिन नहीं हो पाया। जाहिर सी बात है, ये कसक है, आपको भी है, तमाम सांसदों को भी है कि अगर वित्तीय विधेयक पर और बजट संबंधी जो कामकाज दोनों सदनों से पूरा हुआ है उस पर चर्चा का मौका मिलता तो देश का आर्थिक विकास कैसे हो रहा है ये सरकार की तरफ से भी बताया जाता, सत्ता पक्ष भी इस बात को बताता, बजट संबंधी सवाल विपक्ष की ओर से भी पूछे जाते अगर सदन में चर्चा होती। रामनारायण जी, वित्तीय कामकाज की दृष्टि से, बजट की दृष्टि से ये दोनों चरण जो थे बजट सत्र के बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। वित्तीय कामकाज को आप कैसे देखते हैं? कौन कौन से महत्वपूर्ण विधेयक ऐसे रहे जो आने थे, जिन पर चर्चा होनी थी? आपका क्या कहना है? देखिए, बजट सत्र में मुख्य कामकाज होता है सरकार का आम बजट, वित्त विधेयक, अनुदान मांगे, विनियोग विधेयक, जिसको पारित कराना जरूरी होता है क्योंकि इससे पूरे साल का देश का खर्चा, वेतन भत्ते सब कुछ निर्भर करते हैं। तो वित्तीय कामकाज के लिए मुख्य तौर पर बजट सत्र आहूत किया जाता है और सरकार का वो कामकाज पूरा हो गया है। कल पूरा दोनों सदनों ने वित्त विधेयक के बाद उसके पहले अनुदान मांगों को, आम बजट को मंजूरी दे दी है, जिससे कि इस सत्र का जो मुख्य हिस्सा था पूरा हो गया। रही बात दूसरे विधेयकों की और दूसरे मुद्दों पर चर्चा की, वो काम जरूर अटका है क्योंकि सदन लगातार हंगामे में डूबा हुआ है। खासकर दूसरा चरण जो पहले दिन से ही अभी तक लगातार हंगामे में रहा, एक दिन में कामकाज नहीं हो पाया। वित्तीय कामकाज भी हंगामे के दौरान निपटाया गया और बाकी जो महत्वपूर्ण बहुत सारे रहे। करीब सरकार जब सत्र लेके आई थी फरवरी में, तब लगभग 19 विधेयकों के बारे में सरकार ने जानकारी दी थी, जिनमें से 4-5 विधेयक की पहले दोनों चरणों में मिलकर पारित हो पाए। बाकी लगभग 1 दर्जन विधेयक ऐसे हैं जो अभी भी इंतजार कर रहे हैं। इनमें कई महत्वपूर्ण विधेयक भी हैं, इनको लेकर सरकार की तैयारी है और यही वजह है कि आज भी सरकार ने कहा है कि हम सत्र को पूरे समय तक चलाएंगे, यानी 6 अप्रैल तक सत्र चलाया जाएगा। इसके बावजूद कि बीच में छुट्टियाँ पड़ रही हैं और अब 4-5 दिन का ही सत्र बचा है, लेकिन सरकार अपने उसमें एजेंडे में कोई कमी नहीं कर रही, इसके बावजूद भी कि विपक्ष का हंगामा जारी है। हालांकि इस बार सत्ता पक्ष से भी हंगामा हुआ, लेकिन जो बीच में घटनाक्रम हुआ उसके बाद अब विपक्ष का हंगामा ज़्यादा दिखाई दे रहा है। तो सत्र तो पूरी तरह प्रभावित हुआ है और कामकाज भी प्रभावित हुआ है, लेकिन अच्छी बात ये रही है कि सत्र के दौरान सरकार का जो मुख्य एजेंडा वो ज़्यादा असर नहीं पड़ा है और विपक्ष ने भी उसमें बहुत ज़्यादा अलंगा नहीं डलवाया, जो कि जिसकी आशंका थी कि बहुत ज़्यादा व्यवधान हो। लेकिन एक कमी है जो कि दोनों माननीय सदस्यों ने भी कही कि हम चर्चा नहीं कर पाए, बहुत सारे मुद्दे नहीं उठ पाए और जम्मू कश्मीर का बजट भी इसमें था क्योंकि वहाँ पर राष्ट्रपति शासन की। मैं जम्मू कश्मीर की बात हसनैन साहब से जरूर पूछूंगा कि जम्मू कश्मीर का बजट भी पारित हुआ है, दोनों सदनों से महत्वपूर्ण है। लेकिन मेरा एक सवाल रामनारायण जी आपसे है, विपक्ष कहता है बोलने का मौका मिले, राहुल जी ने कई बार इस बात को कहा कि उन्हें बोलने का मौका दिया जाए सदन में। 10 घंटे का समय वित्त विधेयक पर राज्यसभा में निर्धारित था, लोकसभा में भी कई घंटे निर्धारित थे कि अगर सदन चलता, अनुदान मांगों पर चर्चा होती, वित्त विधेयक पर चर्चा होती, तो ऐसी स्थिति में जो विपक्ष के मन में सवाल थे या विपक्ष को जो कुछ कहना था तो विपक्ष कह सकता था। कई घंटे विपक्ष को भी मिलते सरकार को घेरने के लिए, सरकार को भी अपनी बात कहने का मौका मिलता, सत्ता पक्ष को भी। इस स्थिति को आप कैसे देखते हैं? देखिए, सदन में जब भी चर्चा होती क्या है, एक तरह से विपक्ष ने मौका नहीं गंवाया? बिल्कुल। देखिए, सदन में जब भी चर्चा होती है, चाहे वो किसी विधेयक पर हो या सामान्य चर्चा हो,
ज़्यादातर मौका विपक्ष को ही मिलता है, दूसरे दलों को ही मिलता है। सरकारी तरफ से जवाब आता है और सरकारी तरफ से जो सत्ता पक्षी 3-4 दलों को बोलते हैं, लेकिन विपक्ष के लगभग सभी दलों के प्रतिनिधियों को इसमें अपनी बात रखने का मौका मिलता है। और ऐसे मौके पर जबकि विपक्ष के पास तमाम सवाल हैं, विपक्ष के पास तमाम समस्याएं, तमाम देश के इशू हैं और अपने जनता के इशू हैं, अपने क्षेत्र के इशू होते हैं, बहुत सारे मुद्दे जो बजट से जुड़े हुए होते हैं और बजट से बाहर के भी होते हैं, उनको उठाने का बेहतरीन मौका होता है कि वो चर्चा में हिस्सा ले। लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष अपने कुछ मुद्दों पर अड़ करके, कुछ मांगों पर अड़ करके, अपनी बहुत सारी मांगों को, अपने बहुत सारे जो बातें रखी जानी थी, जो उठाए जाने थे मुद्दे, उनको उठाने से वंचित रह गया। ये दर्द हर सांसद मन में होगा, विपक्ष में भी होगा, लेकिन कई बार राजनीतिक मजबूरियां ऐसी हो जाती हैं जिसमें कि आप अपने ही बुने जाल में फंस जाते हैं। कई बार आप ऐसे मुद्दों पर अटक जाते हैं जिससे कि बहुत सारे मुद्दे पीछे छूट जाते हैं। हमने देखा इस सत्र में विपक्ष के पास बहुत सारा मौका था, बहुत सारा समय होता है, क्योंकि बजट सत्र सबसे लंबा सत्र होता है, चर्चा के लिए समय भी बहुत ज़्यादा मिलता है। जैसा कि आपने कहा 10 घंटे 12 घंटे की चर्चाएँ होनी थी, तो हर तरह से सरकार पर सवाल खड़े किए जाने थे, सरकार से सवाल पूछे जाने थे, लेकिन वो नहीं किए गए। इससे नुकसान हुआ है। इसका नुकसान विपक्ष से ज़्यादा देश को होता है कि देश की जनता के मुद्दे होते हैं जो जनप्रतिनिधियों के माध्यम से जो जनता उठाना चाहती है, वो नहीं उठ पाते हैं। और सरकार का एजेंडा होता है, सरकार को ये बातें रखनी है, वो भी नहीं रख पाती है। कुल मिलाकर जो है उत्पादकता की दृष्टि रहे, वो प्रभावित बहुत ज़्यादा होती है। जी, और इसमें एक बात और कही जाए कि लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी ने और राज्यसभा में राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ जी ने गतिरोध को दूर करने की लगातार कोशिश की। पक्ष और विपक्ष को बैठाकर ये किसी तरह सदन चले, मुद्दों पर चर्चा हो, वित्त विधेयक पर चर्चा हो, इसकी लगातार चेयर की तरफ से कोशिश की गई। लेकिन विपक्षी सदस्यों की ओर से नारेबाजी और सत्ता पक्ष की ओर से जो भी मुद्दे उठाए गए, उसके चलते सदन की कार्रवाई बाधित हुई। हसनैन मसूदी साहब, मैं जानता हूं कि आपको जम्मू कश्मीर के बजट की पे बहुत कुछ कहना था। सदन के अंदर आप लगातार इस बात को कहते रहे कि जम्मू कश्मीर के बजट पे मैं बोलना चाहता था। क्या कहना है? जम्मू कश्मीर का बजट राज्यसभा से भी पारित हो गया। जम्मू कश्मीर के इस बजट को आप कैसे देखते हैं? महत्वपूर्ण एक काम हुआ कि जम्मू कश्मीर के बजट को दोनों सदनों से मंजूरी मिली। आपका क्या कहना है? देखिए, जहाँ तक बजटरी एलोकेशन की बात है, आउटटेक की बात है, तो 1,18,000 करोड़ का प्रोविजन है और अब तो पास हुआ। तो वो पिछले साल हमारे 1,06,000 करोड़ से कहीं ज़्यादा है, कोई 8% ज़्यादा है। और ये जाहिर सी बात है, ये ठीक बजट है, हर एक तरफ तवज्जो दी गई है और यहाँ पर भी इंफ्रास्ट्रक्चर भी एक फोकस किया रखा गया है। लेकिन वही एक तो वो है जो जनरल हम कहते हैं कसक, एक है कि हम कहते हैं कि क्या क्या सेक्टर है जहाँ होना चाहिए। यहाँ भी मुझे लगता है कि अगर मौका मिला होता तो मेरा ये होता कि जो हमारा टूरिज़्म है, आपने 131% आपने बढ़ोतरी की, इजाफा किया आपने जल जीवन पर, सेफ ड्रिंकिंग वाटर बहुत मुनासिब है, और आपने एग्रीकल्चर पर और पशुपालन पर फोकस है और एक इजाफा किया गया है। लेकिन कुछ सेक्टर्स हैं यहाँ भी सोशल वेलफेयर, जो सोशल सेक्टर्स में उसमें कम हुआ, और ख़ासकर एक तो सोशल वेलफेयर में कम हुआ, 20% के करीब कम हुआ, यूथ सर्विसेज पर कम हुआ, कोई 18% के करीब कम हुआ। तो उस पर मेरा अगर बहस का मौका मिलता तो मैं कहता कि नहीं, हेल्थ पर ज़्यादा फोकस की ज़रूरत है, क्योंकि हेल्थ में हमारा एक इंफ्रास्ट्रक्चर में एक मैन पावर क्राइसिस है जम्मू कश्मीर में। बड़ा ही अच्छा इक्विपमेंट है, बड़ा ही अच्छे हॉस्पिटल बिल्डिंग्स हैं, लेकिन हमारे पास डॉक्टर नहीं है, और डॉक्टर नहीं है तो जो बाकी पैरामेडिकल है वो नहीं है। इसी तरह मैं चाहता कि मैं इस पर जोर दूं कि टूरिज़्म में आपने सिर्फ 3% का रखा है कि 3% का इजाफा, वो कहीं कम है जो तवकात है, जो तकाजा है, क्योंकि आप देखिए टूरिज्म ही हमारा सबसे एक बैकबोन है। और जम्मू कश्मीर ने टूरिज्म के क्षेत्र में एक नया रिकॉर्ड बनाया है। इसी तरह हमारा जो हॉर्टिकल्चर है, हम चाहते थे कि ज़्यादा बल हो हॉर्टिकल्चर में, कमर्शियल प्रोसेसिंग पर, क्योंकि हमें फ्रूट वहाँ से लाना ना पड़े, ट्रांसपोर्ट ना करना पड़े, बीच बीच में यातायात में, ट्रांसपोर्ट में खलल पड़ती है तो वो सड़ जाता है। और इस साल भी करोड़ों रुपए का ये नुकसान जो है उनका सामना करना पड़ा। हमारे जो ऑर्चिडिस्ट हैं, जो हमारे जिनके बाग हैं, सेबों के बाग है या बाकी जो भी मेवा है, तो मेरा उस पर रहता है कि नहीं, इस पर आप ज़्यादा फोकस कीजिए हमारी कमर्शियल प्रोसेसिंग पर, ताकि हमारा डब्बा बंद हो और कंसंट्रेट बने और वो लाने में कमी हो, ज़्यादा हमारी परेशानी दिक्कतें ना हो। तकरीबन 25% जो हमारा फ्रूट है वो कमर्शियली प्रोसेस होना चाहिए।
तो बाकी की हमारे पास 25 लाख टन के करीब सालाना हमारे पैदावार होती है। तो सबका सब यहाँ, और अभी रेल नहीं है, वो एक दिक्कत है। अब चलिए आगे तो हमें उम्मीद है कि रेल होगी तो फिर वो चलेगा, रेल भी एक जरिया होगा, लेकिन ये बल रहता है। लेकिन ओवरऑल जो है बजट में जिन एरियाज़ की तरफ फोकस किया गया है ठीक किया गया है, और सिर्फ ये सिवाय इसके कि एक सोशल सेक्टर में और ज़्यादा तवज्जो की ज़रूरत थी। और यहाँ भी अगर आप मुझे मौका दें कि यहाँ पर भी हमें, अगरचे हमें अफसोस है कि बजट पर हमने बहस में शिरकत नहीं की, लेकिन कुछ एरियाज़ में बड़ा ही अच्छा प्रोविजन रखा गया है हमारे भीतर, जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने जी। तो जो नई स्कीम्स दी गई हैं, उन स्कीम्स का भी मुझे लगता है कि उनका भी तज़किरा करना ज़रूरी बन जाता है। जाहिर सी बात है हसनैन साहब, जब सदन में चर्चा होती है तो पक्ष और विपक्ष दोनों के ही विचार सामने उभर के आते हैं। जैसा आप कह रहे हैं कि जो जम्मू कश्मीर से संबंधित बजट है उसमें कुछ बहुत अच्छे प्रावधान इस बार किए गए हैं, कई मद में बढ़ोतरी की गई है, लेकिन कुछ सवाल आपके हैं। जाहिर सी बात है चर्चा होती तो वो सवाल जरूर आते और सरकार उसका जवाब भी देती। निरंजन जी, अगर मैं आपसे जानना चाहूँ प्रश्नकाल और शून्यकाल की बात, आमतौर पर इन दोनों प्रश्नकाल और शून्यकाल में सदस्य अपने सवालों को पूछते हैं, सदन में रखते हैं, अपने मुद्दों को सदन पटल पर रखते हैं, लेकिन दोनों ही प्रश्नकाल और शून्यकाल अब तक नहीं चल पाए। इस मुद्दे को आप कैसे देखते हैं, क्या कहना है आपका? एक्चुअली हमारा दोनों सदन में जितना हम माननीय सदस्यगण है, हम तो रोज़ प्रश्नकाल और शून्यकाल में जो अर्जेंट पब्लिक इम्पोर्टेंस मैटर होता है रिगार्डिंग एजुकेशन हो, हेल्थ हो, इरिगेशन हो, किसान का मुद्दा हो, महिलाओं का मुद्दा हो, या लोकल जो मुद्दा होता है, लोगों का डिमांड होता है, उसको हम कैसे सदन में उसको उठाएं। जैसे कि है हमारा उड़ीसा में कनेक्टिविटी का, अभी सब इंटरनेट का युग है और ऑनलाइन में जब बच्चे सब पढ़ते हैं, ऑफिस कामकाज सब ऑनलाइन में होता है, लेकिन इंटरनेट कनेक्शन जो नेटवर्क कनेक्टिविटी हमारा ट्राइबल एरिया में नहीं है, उसके लिए हमारा लोग बहुत सी प्रॉब्लम होते हैं, तो वो मुद्दा भी हम उठाते हैं। और जो है हमारा कि एजुकेशन में इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो, टीचर्स का अपॉइंटमेंट हो, जहाँ जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, एक कोरापुट में सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, लेकिन वहाँ प्रोफेसर नहीं है, वीसी नहीं है, रहते नहीं है, और दूसरा स्टाफ नहीं है, तो वहाँ पढ़ाई भी डिस्टर्ब होता है। उसके बाद जो है हमारा उड़ीसा में और बहुत सारे प्रॉब्लम है, जो किसान का प्रॉब्लम है। किसान लोगों को जो उसका एमएसपी नहीं मिलता है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में उसको जो उसका प्रीमियम और उसका जो निरंजन साहब, प्रश्नकाल में भी नारेबाजी, लोकसभा अध्यक्ष लगातार इस बात को कहते रहे, राज्यसभा के सभापति जी भी कहते रहे कि प्रश्नकाल के दौरान, शून्यकाल के दौरान सदस्यों को अपने मुद्दे पे उठाने चाहिए, चर्चा करनी चाहिए। सदन चर्चा के लिए है, नारेबाजी के लिए नहीं। लेकिन विपक्ष की ओर से जिस तरह से नारेबाजी, नहीं, डेफिनेटली हमारा भारत देश को सब देख रहे हैं, सारे दुनिया की सबसे बड़ा लोकतंत्र, जनतंत्र, गणतंत्र बोलते हैं हम, कि 140 कोटि नागरिक का देश है, और सब ये इतना बड़ा देश, इतना बड़ा सुंदर गणतंत्र जो है हमारा भारत देश, और सब 140 कोटि लोगों का जो बजट और डिमांड्स फॉर ग्रांट ये डिस्कशन होने वाला था। देश का सब नागरिकों का जो जितना भी समस्या है, दाबी है, उसका मांगे हैं, सब विकास के लिए ये अमृतकाल में डिस्कशन, डिबेट, डेलिब्रेशन, डायलॉग के माध्यम से करने के लिए सबको मौका मिले। ये हमारा मान्यवर जो हैं स्पीकर भी हैं लोकसभा का, मान्यवर चेयरमैन साहब है, बहुत कोशिश किए, लेकिन जो मांगे हैं हमारा विपक्ष की कि जेपीसी बैठा हो, जेपीसी का मांग करते हैं, और जेपीसी का मांग करते करते सदन आज तक गतिरोध होता रहा है। तो उसके वजह से हमारा जो इतना देश का जो हमको टाइम मिलता है ये बजट सेशन में, सेकेंड बजट सेशन में देश का मांगों को हम ठीक ढंग से संसद में जाहिर सी बात है रामनारायण जी, दोनों तरफ से ही मुद्दे उठे।
अगर बात जेपीसी की मांग हुई तो राहुल गांधी माफ़ी मांगे। जिस तरह से लोकतंत्र का अपमान हुआ, सदन का अपमान विदेश की धरती पर हुआ, इस मुद्दे को सत्ता पक्ष की ओर से उठाया गया। अगर कहीं ना कहीं राहुल जी भी पहल करते तो शायद इतना विवाद नहीं होता, व्यवधान नहीं होता। देखिए, पूरे सत्र में हमने देखा है, खासकर दूसरे जो संसद के सत्र का रहा है, उसमें विपक्ष शुरू से इस मंशा से आया था कि हमको अपनी मांग मनवाने पर ही अड़ना है, वो नहीं मानी जाएगी तो हम सत्र को नहीं चलने देंगे, दोनों सदनों को नहीं चलने देंगे। इसी बीच में एक घटना हुई जिसमें राहुल गांधी का एक विवादित बयान भी आया, जिस पर सत्ता पक्ष ने भी मोर्चा संभाल लिया कि हम भी इससे हम पीछे नहीं हटेंगे। तो कहीं ना कहीं जो राजनीतिक टकराहट है वो सत्र के मुद्दों पर हावी पड़ी, सत्र पर हावी पड़ी। इसके चलते सत्र में कामकाज नहीं हो पाया। अगर दोनों ही पक्ष, सत्ता पक्ष विपक्ष, सदन चलाने के प्रति गंभीर होते तो सत्र चलता। खासकर विपक्ष की जिम्मेदारी बनती है कि उसे अपने बहुत सारे मुद्दे उठाने होते हैं, वो अपने मुद्दों को उठाने से चूक गया है। जी बिल्कुल, उसको कहीं ना कहीं एक जो स्पीकर और जो सभापति ने पहल की थी उसको मानना चाहिए, उस पर आपको सामने आना चाहिए। ये आपने कहा कि लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति जी ने पहल की, कई बार गतिरोध तोड़ने की कोशिश की और कई घंटे वित्त विधेयक पर, अनुदान मांगों पर चर्चा के लिए निर्धारित भी किए, आवंटित भी किए। अगर इसमें चर्चा होती तो अलग अलग पार्टियों को, उनके नेताओं को अपनी बात रखने का मौका मिलता, सरकार से सवाल पूछने का मौका मिलता, सत्ता पक्ष को भी अपनी बात कहने का मौका मिलता। लेकिन हसनैन साहब, मेरी आपसे सवाल ये है, आपसे मैं ये जानना चाहता हूं प्रश्नकाल और शून्यकाल की बात, क्योंकि मैंने देखा कई आपके सवाल इस बार प्रश्नकाल में लगे हुए थे, कई मुद्दे आपके इस बार थे। क्या कहना है आपका? मनोज जी, बाकी सेशंस हुए सबकी मुकाबले में इस बार ही मेरे सबसे ज़्यादा 377 के जो मैटर थे उसमें उजागर करने थे, या मेरे प्रश्नकाल या बाकी क्वेश्चन थे। और मेरा अपना एक रेजोल्यूशन था, प्राइवेट मेंबर रेजोल्यूशन, जो हमारा गोल्फ अभी टूरिज्म है ना, इसमें बहुत ही बड़ा इसमें हमारा स्कोप है हमारी कंट्री का। और ख़ासकर जम्मू कश्मीर का रॉयल स्प्रिंग्स आप जानते हैं, वहाँ पर बड़ा एक वो है डेस्टिनेशन गोल्फर्स की। तो इसके संबंधित है केडीज, जो वहाँ पर यूमिया जो उनको मिलता है टिप, उसी पर वो गुजारा अपना कर देते। तो मैंने एक रेजोल्यूशन लाया था कि इनकी सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी के लिए, इनके हेल्थ के लिए, इनके पेंशन के लिए कुछ ना कुछ एक कानून बनाया जाए, ताकि इन केडीज़ के बारे में हमारा एक वेलफेयर स्टेट है और उनके लिए भी वेलफेयर एक स्कीम हो। इसके अलावा मेरी एक प्राइवेट मेंबर अमेंडमेंट बिल थी, तो जो मैंने लाई थी वो थी एडवोकेट एक्ट के बारे में, क्योंकि हर साल हज़ारों नए वकील जो हमारे यूनिवर्सिटीज़ है, यूनिवर्सिटीज़ में से निकल के वो आते हैं और बार का एग्ज़ाम दे के वो लीगल प्रोफेशन ज्वाइन करते हैं। लेकिन पहले 5 साल, 4-5 साल उनके लिए बड़े मुश्किल तरीन होते हैं जब पैसा नहीं मिलता जी। तो मैंने ये तजवीज़ रखी थी कि एक गवर्नमेंट इनको एक स्टाइपेंड दे हर महीने, ताकि इनका पहले 5 साल, 4 साल, 5 साल इनका गुजारा चल सके, ताकि जब तक ये सेटल ना हो जाए प्रोफेशन में, दोनों रह गए। जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है आपके मन में कई सवाल थे, कई सवाल इस बार आपके प्रश्न काल और शून्यकाल के दौरान कई मुद्दे भी प्रस्तावित थे, आप उठाते उन मुद्दों को, लेकिन सदन नहीं चल पाया, इस कारण वो मुद्दे रह गए। लेकिन एक मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण था, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में सुधार का, जिसका प्रस्ताव वित्त मंत्री ने अपनी जब वित्त विधेयक रखा उस दौरान इसका किया भी था उल्लेख। जाहिर सी बात है ये मुद्दा भी देश के सरकारी कर्मचारियों से बहुत महत्वपूर्ण तरीके से जुड़ा हुआ है। आप तीनों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया, संसद टीवी से बात की, चर्चा की, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो आज इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार।